नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की हर हलचल के साथ दुनिया में क्या उठापटक मची है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है, अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर हलचल सबसे पहले और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। यानी दुनिया से जुड़ी कोई भी हलचल, कोई भी खबर यहां पर आपसे मिस नहीं होगी और सारी बड़ी खबरों को हम आपके सामने डिटेल के साथ रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात होगी अमेरिकी नीति की। सुपर पावर अमेरिका। आज अमेरिका में क्या हो रहा है शायद आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ट्रंप युग में अमेरिका की सड़कों पर उबाल है। अमेरिका सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। लोग गुस्से में हैं, लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। वो देश जो कभी नेटो और यूरोप के मित्र देशों के साथ एक ही थाली में खाते थे, एक दूसरे की सुरक्षा की कस्में खाते थे, आज वही मित्र राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार है। तो क्या हुआ जो अमेरिका के सामने इतनी अस्थिरता हो गई, अमेरिका के अंदर इतनी अस्थिरता हो गई, बाहर भीतर सब तरफ गड़बड़ी हो गई। मिनीसोटा में क्या हुआ जिसके लिए 5 साल के एक बच्चे को हिरासत में लिया आईस एजेंट्स ने, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। वहां के राजनेता डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप युग में अमेरिका के अंदर ही हलचल है, अफरा तफरी है, नीतियां स्पष्ट नहीं है। आम अमेरिकी नागरिक पूरी तरीके से परेशान है। अमेरिका के अंदर के हालात ठीक नहीं है। अमेरिका के अंदर कैसे लोग उबल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड नाउ में दूसरी खबर में बात होगी इस युद्ध की जो लगभग 4 साल से चल रही है, लेकिन शुक्रवार को पहली बार यूएई में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की आमने सामने बैठक हुई। 2022 में रूस के हमले के बाद ये 3 देशों की पहली संयुक्त वार्ता थी। रूस ने साफ कर दिया कि पूर्वी डोनबास इलाके से यूक्रेनी सेनाओं की वापसी की मांग से वो पीछे नहीं हटेगा। और यह बैठक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के समय में भी हुई थी और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी शांति योजना के तहत भी कोशिश की जा रही है। क्या यूक्रेन रूस की मांग को मानेगा या फिर युद्ध और विनाशकारी हो जाएगा? इस बैठक के क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे, वर्ल्ड नाउ में आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में तीसरी खबर होगी अमेरिका के एआई आर्मी की। जब पूरी दुनिया में अमेरिका जंगी माहौल बना रहा है तो अमेरिका अब जंग में टर्मिनेटर स्टाइल वॉर की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने अपनी सेना को पूरी तरह से एआई पावर हाउस बनाने के लिए एक नई और आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। इसका मकसद है चीन और रूस जैसे देशों को युद्ध में पीछे छोड़कर एक छत्र राज दुनिया पर कायम करना। क्या है एआई आर्मी? ये आर्मी कैसे काम करती है, किस किस को खतरा है, कितनी बड़ी आर्मी है, क्या प्लानिंग है अमेरिका की, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आपको याद भी होगा जब अमेरिका ने वेनेजुएला में अटैक किया और मादुरो को गिरफ्तार किया, उस वक्त अमेरिका ने कैसे हथियार का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं थी। वो था अमेरिका का सोनिक वेपन। ना गोली चली, ना बंदूकें चली, ना किसी का कत्ल हुआ। इस हथियार के इस्तेमाल की वजह से जो मौजूद थे सैनिक वेनेजुएला में, उनके मुंह से, आंख से, नाक से, कान से खून आने लगे। अमेरिका बहुत रफ्तार के साथ बहुत सीक्रेट हथियार तैयार कर रहा है। बताएंगे आपको डिटेल्स इसके बारे में। वर्ल्ड नाउ में चौथी खबर होगी अमेरिका के हिमयुग की। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ युद्ध ही संकट है अमेरिका के सामने, सिर्फ गृह युद्ध ही संकट है अमेरिका के सामने, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में हिम युग एक बहुत बड़ा संकट है। अमेरिका इस वक्त इस सदी के सबसे भयंकर बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। हवाई यातायात ठप हो चुके हैं। अमेरिका के आधे से ज्यादा हिस्से बर्फबारी, ओलावृष्टि और जमने वाली बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, ठंड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और रूस की अगर बात करें तो रूस में जो बर्फबारी हुई है वो कई मंजिलों तक जो इमारतें बनी हुई थी, बहुमंजिला इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वो ढक गई। 15-15, 16-16 मंजिला इमारतें बर्फ के नीचे दब गई। बताएंगे आपको इस हिमयुग के बारे में, बर्फीले तूफान के बारे में, जिसे चीन से लेकर, माफ कीजिएगा, रूस से लेकर अमेरिका तक हलाकान है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं तमाम खबरों को डिटेल के साथ वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका में ट्रंप युग में क्या कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका की विदेश नीति फेल हो चुकी है। अमेरिका के मित्र राष्ट्र से तनातनी हो चुकी है। दोस्त दुश्मन बन गए हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सब कुछ बेहतर कर दिया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को सुरक्षित कर दिया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तरक्की के सीढ़ियों पर चढ़ा दिया हो। लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी में नारे लगा रहे हों।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में अमेरिका में क्या हुआ है? अमेरिका में गृह युद्ध की पटकथा तैयार की गई है, पूरी पृष्ठभूमि लिख दी गई है। लोगों में भारी गुस्सा है, सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कभी जो मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, जो साथ घुमा करते थे, वो तो दुश्मन बन ही गए। लेकिन आज अमेरिका के अंदर की स्थिति आप देख लीजिए। देखिए अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ किस तरह से ये जो प्रदर्शन है वो देखे जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतर आए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रोटेस्ट है। मिनीसोटा राज्य के मिनियापोलिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें ट्रंप प्रशासन नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि यह घटना हुई क्यों है, इसे जानना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई ने मानवाधिकार, इंसानियत, सब पर सवाल खड़ा कर दिया है और इससे गुस्सा देख लीजिए कितना है अमेरिका के अंदर। Just this one feels a little loose, like they just have to fold it a little more taut. अमेरिका में आइस एजेंट्स इस वक्त जो कर रहे हैं उससे वहां के लोग खुश नहीं हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है। आइस एजेंट्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है आइस एजेंट्स द्वारा, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, प्री स्कूल में पढ़ने वाला 5 साल का लियाम कोनेजो रामोस, एक छोटा बच्चा महज 5 साल का, जब अपने पिता के साथ घर लौट रहा था तभी फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स ने, जो कि आइस एजेंट्स हैं, उन्होंने दोनों को रोक लिया और बेटे को चारा बनाकर उसके बाप को गिरफ्तार किया। और यही नहीं, दोनों को टेक्सास के एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। महज 5 साल का बच्चा, उसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। इससे पूरे अमेरिका की राजनीति उबलने लगी और कुछ हफ्तों में इसी इलाके में एक चौथा मामला है जब किसी स्टूडेंट को इमिग्रेशन एजेंसियों ने इस तरीके से पकड़ा। कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल्स की सुपरिटेंडेंट जेना स्टैनविक ने आइस एजेंट्स की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि एजेंट्स ने बच्चे को चारा बनाकर उसके बाप को निशाना बनाया। स्कूल की सुपरिटेंडेंट का बयान सामने आया। आइस एजेंटों ने बच्चे से दरवाजा खटखटाने को कहा ताकि पता चल सके कि घर में और लोग हैं या नहीं। यानी बच्चे का इस्तेमाल किया गया, बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 5 साल के बच्चे को। बच्चे की मां घर के अंदर थी लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। स्कूल प्रशासन के मुताबिक यह परिवार 2024 में अमेरिका आया था। पीड़ित परिवार ने शरण के लिए आवेदन किया हुआ है। पीड़ित परिवार का केस अभी भी चल रहा है। परिवार के खिलाफ कोई डिपोटेशन ऑर्डर नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब आइस एजेंट्स ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले हाल के हफ्तों में मिनियापोलिस में 3 बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। इस घटना पर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बेहद परेशान करने वाला मामला है। हैरिस ने कहा कि यह बच्चा अपने परिवार के साथ घर में होना चाहिए था, न कि टेक्सास के किसी डिटेंशन सेंटर में। उन्होंने आरोप लगाया कि आइस एजेंट्स ने बच्चे को चारे का तरह इस्तेमाल किया। विवाद बढ़ने के बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से फिर सफाई दी जा रही। ये एजेंट्स किसी को भी उठा लेते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी को भी घर से खींच कर निकाल लाते हैं, किसी को बाल पकड़ के खींच लाते हैं। और आपने देखा होगा मिनियापोलिस में किस तरह से एक महिला की हत्या कर दी गई थी। आइस एजेंट्स ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। अब सफाई क्या है ट्रंप प्रशासन की, यह भी देख लीजिए। अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का बयान आया। विभाग की प्रवक्ता ट्रिशा मैकलॉफ्लिन ने आरोप लगाया कि ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं। इस आरोप को खारिज किया उन्होंने। उनका कहना था कि आइस एजेंट्स ने किसी बच्चे को निशाना नहीं बनाया। एजेंट एड्रियन अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। एड्रियन अलेक्जेंडर अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पिता भाग गया और बच्चे को छोड़ गया, इसलिए एजेंट बच्चे के साथ रुके। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कहानी पलट दी। स्थानीय अधिकारियों और पड़ोसियों का कहना है कि एजेंटों से आग्रह किया गया था कि बच्चे को घर में मौजूद किसी वयस्क के पास छोड़ दिया जाए।
या स्कूल अधिकारियों को सौंप दिया जाए, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन में अधिकारियों की धांधली साफ नजर आ रही है। गुंडागर्दी, माफियागिरी। जनता इस बात से हैरान है कि जब अमेरिका के अंदर ही इस तरह के हालात हैं तो बाकी दुनिया के प्रति अमेरिका का क्या रवैया होगा। और इन दिनों अमेरिका वैसे भी एक बर्फीली तूफान का सामना कर रहा है, जिसकी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लोग इन तमाम चीजों को भूलकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजनेसेस ठप रहे हैं। मैसेज क्लियर है, बच्चे अपराधी नहीं है। विरोध सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप और आइस के खिलाफ धर्म गुरुओं का जत्था भी प्रोटेस्ट कर रहा था। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 डिपार्चर एरिया में सड़क ब्लॉक करने के बाद करीब 100 धार्मिक नेताओं को यहां पर आइस एजेंट्स ने हिरासत में ले लिया। ये जानकारी प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूह फेथ इन मिनेसोटा ने दी। आखिर अमेरिका में प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया है? क्या लोगों को उनकी आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं? क्या डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उनके रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या अमेरिका अगला नॉर्थ कोरिया बनने वाला है, जहां सिर्फ मैं की बोली चलती है? जो ट्रंप ने कह दिया वही पत्थर की लकीर, ना खाता ना भाई। जो डोनाल्ड ट्रंप कहें वही सही, और उनकी नीतियां भी वैसे ही हैं पूरी दुनिया के लिए। अब इससे हुआ क्या, ये लोग बहुत गुस्से से आग बबूला हो गए। आइस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। अ डे ऑफ ट्रूथ एंड फ्रीडम के नाम से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ। मिनेसोटा में 700 से ज्यादा कारोबार बंद रहे। आयोजकों ने लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। मिनेसोटा हवाई अड्डे पर धर्म गुरुओं ने मिलकर प्रार्थना की, उन लोगों की कहानियां साझा की जिन्हें आइस ने हिरासत में ले रखा है, डिटेन कर रखा है। इसी हवाई अड्डे से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को देश से बाहर भेजा गया। आइस ने हवाई अड्डे के 12 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी डेल्टा एयरलाइंस सिग्नेचर एविएशन से मांग कर रहे थे कि मिनेसोटा में आइस का सहयोग बंद किया जाए और आइस की एंट्री भी मिनेसोटा में बंद कर दी जाए। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क को भी रोक लिया जो बिशप हेनरी व्हिपल फेडरल बिल्डिंग तक जाती है, जहां आइस का दफ्तर है। हेनेपिन काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक कई घंटों तक प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस के हटने के आदेश के बाद पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर बर्फ के टुकड़े फेंके, जिससे शीशे टूट गए, और यह सब बवाल शुरू हुआ 7 जनवरी के बाद। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 7 जनवरी को डिपोटेशन की कार्रवाई के दौरान आइस एजेंट्स ने जोनाथन रॉस की गोली से 37 साल की एक अमेरिकी महिला रेनी गुड की मौत हो गई थी। यह खबर हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी और वो तस्वीर भी दिखाई थी जब रेनी गुड को गोली मारी गई थी। बीच सड़क पर आइस एजेंट्स ने चारों तरफ से घेरकर रेनी गुड को गोली मार दी थी। इस मामले में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंधाधुंध झूठ बोला, बेवजह की सफाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रेनी गुड को बताया कि वो आइस एजेंट्स पर गाड़ी चढ़ाने वाली थी। फिर बाद में कहते हैं ये ट्रेजेडी हो गई, इसे लेकर बहुत बुरा फील हो रहा है। लेकिन टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। और जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और लोगों की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद उन पर इंपीचमेंट चलाया जा सकता है, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। जो देश दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, अभी अमेरिका अपने लोकतंत्र के 200 साल पूरे करने वाला है इसी साल 2026 में, बस चंद महीनों के बाद। जो देश पूरी दुनिया में लोकतंत्र की मिसाल पेश करता हो, वहां नागरिकों के अधिकार, लोगों के अधिकार किस तरह से कुचले जा रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। और वही अमेरिका वहां से निकलकर, यानी कि अपने देश से निकलकर पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात करता है। वेनेजुएला को अटैक करता है लोकतंत्र के नाम पर, ईरान में घुसता है लोकतंत्र के नाम पर, मैक्सिको में जाना चाहता है लोकतंत्र के नाम पर, क्यूबा में जाना चाहता है लोकतंत्र के नाम पर। यह डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और डोनाल्ड ट्रंप की जो आंतरिक नीति है, दोनों फेल हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू किरकिरी हो रही है और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक तौर पर पिटने की तैयारी कर रहे हैं। यह तो अमेरिका के अंदर की बात होगी, बाहर भी देख लीजिए क्या हो रहा है। यूरोप को देख लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है।
नेटो के कई देश अमेरिका से गुस्सा हैं, खफा हैं। कैसे? नेटो और सुरक्षा बोझ को लेकर दोनों पक्षों में टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका लगातार यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी रक्षा खुद करें। नेटो की रक्षा का खर्च बढ़ाने का दबाव है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। यह अमेरिका की फर्स्ट की नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अब हम आपको $800 बिलियन आपकी सुरक्षा के लिए नहीं देंगे। नेटो की भी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, यूरोपीय देशों की भी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्रंप की नीति से नेटो के अंदर दरार गहरी हो रही है। यूरोपीय देशों को सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। नेटो कंट्री दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व की आक्रामक बयानबाजी और यूरोपीय नेताओं की खुली आलोचना ने अमेरिका यूरोप के रिश्तों में भरोसे की कमी पैदा कर दी, जिसका असर सिर्फ कूटनीतिक या फिर व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा सहयोग, वैश्विक रणनीति पर भी साफ दिख रहा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत लिए गए एक तरफा फैसलों ने अमेरिका के भरोसे को खत्म कर दिया है। चाहे नेटो फंडिंग हो, जलवायु समझौते से दूरी हो या वैश्विक मुद्दों पर अचानक नीति परिवर्तन, इन सब ने यूरोप में भावना पैदा की है कि अमेरिका अब साझेदारी से ज्यादा अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है और अमेरिका पर अब अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में कल को डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही कोई और राष्ट्रपति आ गया, फिर यूरोप के पास क्या विकल्प होगा? और बात सिर्फ यूरोप की नहीं है, पूरी दुनिया के लिहाज से जो भी देश अमेरिका पर भरोसा करते हैं, आज वो दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। कनाडा चाइना की तरफ देख रहा है, यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ देख रहा है, कनाडा भी भारत की तरफ देख रहा है। और क्या विकल्प हो सकते हैं दुनिया में अमेरिका के अलावा व्यापार के लिए? ये इस वक्त साझेदारी के लिए इस वक्त दुनिया का हर मुल्क सोच रहा है। कैसे ये स्थिति बनाई जा रही है, मैं आपको बताता हूं। सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर मतभेद है यूरोप और अमेरिका के बीच में। यूरोप अमेरिका पर सुरक्षा के लिए अत्यधिक निर्भर रहा है। अब इस बात का खेद है यूरोप को। अमेरिका कहता है कि ये बोझ अब और नहीं ढो सकते। ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है। व्यापार शुल्क, रूस नीति और मिडिल ईस्ट जैसे मुद्दों पर अलग अलग पक्ष हैं, जिससे पारंपरिक सहयोग में दरार और आपसी तनाव बढ़ रहे हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस हफ्ते बंद कमरे में हुई बैठकों के दौरान यूरोपीय संघ के नेताओं के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष रखा। उनका मकसद यह था कि अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव को किसी तरह से कम किया जाए। ब्रसेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई। मेलोनी ने अपनी यूरोपीय समकक्षों से कहा कि ट्रंप से टकराव यूरोप के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब मेलोनी माहौल क्यों बना रही हैं? मेलोनी माहौल इसलिए बना रही हैं क्योंकि ईयू ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ मदर्स ऑफ ऑल डील करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसी बिजनेस डील जो आज तक दुनिया में किसी देश ने नहीं की, और ये इतनी बड़ी डील होगी। इसीलिए भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खुल सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल सकते हैं। यूरोप के लिए भारत का बाजार खुल सकता है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मेलोनी यूरोप को सलाह दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती कर लो, क्योंकि किसी भी संघर्ष में यूरोप के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बैठक में मौजूद 4 वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक मेलोनी ने नेताओं से संयम बरतने और ट्रंप को पागल या अप्रत्याशित बताकर खारिज न करने की बात कही है, जैसा कि कुछ यूरोपीय देशों ने हाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना लेते हुए कहा है। कुछ देशों ने तो डोनाल्ड ट्रंप को गुंडा तक कह दिया, गैंगस्टर कह दिया। इमैनुअल मैक्रों ने गली का गुंडा कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। जानकारों की माने तो ट्रंप की आक्रामक नीति ने नेटो की एकजुटता को भी कमजोर कर दिया है और यूरोप की सुरक्षा को असमंजस में डाल दिया है। जब देखिए कॉन्ट्रास्ट, अमेरिका के अंदर एक तरफ 5 साल का बच्चा डिटेंशन सेंटर में है, दूसरी तरफ धार्मिक नेताओं को भी वहां अरेस्ट कर लिया गया है, और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई मोर्चे एक साथ खुल रहे हैं। ये तीनों चीजें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए मुसीबतें पैदा नहीं की, अमेरिका के लिए मुसीबतें पैदा की हैं, और उसका जवाब अमेरिका को देना होगा। अमेरिका इन चीजों को कैसे संतुलित करता है, कैसे संभालता है, फ्यूचर में कितना इंपैक्ट होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। तो क्या रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध खत्म होने वाली है? यह पहली बार है जब शुक्रवार को
यूएई में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक हुई। रूस ने साफ कर दिया कि वो युद्ध खत्म करने के लिए पूर्वी डोनबास इलाके से यूक्रेनी सेनाओं की वापसी चाहता है और इस मांग से वो पीछे नहीं हटेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से समर्थित शांति योजना पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आमने सामने की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यह चर्चा 2 दिनों तक चलेगी और इसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और युद्ध संकट को खत्म करना, इसका राजनीतिक समाधान ढूंढना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले दिन की बातचीत के बाद बयान जारी कर कहा कि इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जेलेंस्की ने कहा कि हम देखेंगे कि कल बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, उसके परिणाम क्या होते हैं। दोनों पक्ष पहले ही कह चुके हैं कि जमीन का सवाल सबसे अहम है। खास तौर पर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेस्क इलाके का वो 20% हिस्सा छोड़ दे जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि 2022 से भारी नुकसान झेलते हुए जिस जमीन की यूक्रेन ने रक्षा की वो जमीन नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ ही यूक्रेन अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है कि अमेरिका में एक ऐसा बिल बने जो यूक्रेन की सुरक्षा का गारंटी दे। अमेरिका में एक ऐसा कानून होना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? यूक्रेन को डर क्या है? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा वार्ता का मुख्य विषय है। उन्होंने कहा कि डोनबास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसका परिणाम अभी अनिश्चित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत युद्ध की समाप्ति की ओर जाएगा, लेकिन इस बात का डर भी है कि इस प्रक्रिया में मुश्किलें आ सकती हैं। यूएई में यह बातचीत ट्रंप की दावोस में जेलेंस्की से मुलाकात और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद हो रही है। रूस ने अपना पुराना राग एक बार फिर से निकाल लिया है। नए राजनयिक प्रयासों के बावजूद क्रेमलिन ने डोनबास पर अपने पुराने रुख को दोहराया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस का रुख वही है। यूक्रेन को डोनबास इलाका छोड़ना होगा और एक महत्वपूर्ण शर्त है। यूक्रेन जो अभी भी डोनबास इलाके में लगभग 20% हिस्से पर कंट्रोल रखता है, उसने बार बार इस शर्त को खारिज किया है। यूक्रेन के सहयोगी जर्मनी ने कहा कि उसे मॉस्को की समझौता करने की इच्छा पर अब भी गंभीर सवाल है। आबू धाबी में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। रूस की ओर से सैन्य प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, जिसमें GRU खुफिया प्रमुख इगोर भी शामिल है। वहीं आर्थिक दूत किरिल दिमित्रिव के अमेरिकी अधिकारियों के साथ अलग से बातचीत करने की भी बात आ रही है। यह आबू धाबी में होने वाली रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक बहुत खास है, क्योंकि अब तक ज्यादातर बातचीत अलग थलग हुई थी और फेल रही थी। इसलिए इस बैठक को युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप यूक्रेन जंग को सही तरीके से और पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब रहे तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने पर विचार करेंगे। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा और कठिन मुद्दा जो है वो डोनबास का ही है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। रूस मांग कर रहा है कि यूक्रेन बाकी हिस्से को छोड़ दे और वर्तमान कब्जे को मान्यता दे दे। मतलब जहां पर जो पोजीशन बनी हुई है वही पोजीशन रहनी चाहिए। और प्लस यूक्रेन डोनबास से भी इलाका खाली करेगा 20%। अब यूक्रेन कह रहा है कि नेटो की सदस्यता, नेटो ज्वाइन करने की महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए आपको छोड़नी होगी। रूस की यह भी डिमांड है। इसके बाद शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई नेटो सैनिक नहीं रहेंगे। तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की जो मांग है उसको पूरा कीजिए और सीजफायर होने के बाद यूक्रेन की बहाली में अमेरिका मदद करे और यूरोप भी मदद करे। युद्ध विराम, सैनिकों की वापसी, कैदियों का आदान प्रदान हो, ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में जब वो पहुंचे थे तो वहां जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई और लगभग 1 घंटे तक बैठक चली थी।
इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पुतिन के लिए एक साफ संदेश है, यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किन मुद्दों पर बात हुई। इससे एक दिन पहले ट्रंप कह चुके थे कि युद्ध खत्म करने का समझौता अब काफी नजदीक है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की से आज की बातचीत एक चल रही प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के प्रतिनिधि गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को में बातचीत के लिए जा रहे हैं, जो बातचीत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेलेंस्की ने मुलाकात के बाद बताया कि सुरक्षा गारंटी पर दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और सिर्फ हस्ताक्षर और दोनों देशों के संसद की मंजूरी बाकी है। उन्होंने यूक्रेन की हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए मिसाइलें भी मांगी। ट्रंप ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन पिछली कई बैठकों के बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों के कड़ाके की सर्दी में बिना हीटिंग और बिजली के रहने पर सहानुभूति जताई। अबू धाबी में एक तरफ जहां शांति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले से यूक्रेन को हिला रखा है। तो क्या रूस डबल गेम खेल रहा है? रूस ने लगातार हमले तेज किए हैं और यूक्रेन को झुकने पर मजबूर किया है। शनिवार तड़के ही रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहर कीव और खार्किव पर हमला कर दिया। राजधानी कीव में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि खार्किव में 11 लोगों के घायल होने की खबर है। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि शहर के 2 अलग अलग हिस्सों में धमाके हुए हैं। ये इलाके नीपो नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, जो राजधानी को 2 हिस्सों में बांटती है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव इस वक्त दुश्मन के सबसे बड़े हमले का सामना कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। कीव के सैन्य प्रशासन के जो चीफ हैं तिमुर, उनके मुताबिक कम से कम 3 इलाकों में ड्रोन गिरे, जिनमें से 2 जगह आग लग गई। नए साल के बाद ये कीव पर दूसरा सबसे बड़ा हमला है। पहले हुए हमले में सैकड़ों घरों की बिजली और हीटिंग ठप हो गई। अभी भी आपातकालीन सेवाएं बहाल करने में लगे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन का जो तापमान है वो अलग ही दुश्मन बना हुआ है। यानी यूक्रेन एक साथ 2 दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ मौसम, यानी कि बर्फ। यूक्रेन का तापमान इस वक्त -13 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खार्किव के मेयर ने जानकारी दी कि रूसी ड्रोन कई इलाकों में गिरे और उसमें विस्थापित लोगों की हॉस्टल, एक अस्पताल और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। खार्किव रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है और अक्सर हमलों की जद में रहता है। जहां एक तरफ बातचीत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में हमले तेज हो गए हैं। रूस पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा चाहता है, जबकि यूक्रेन से छोड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका ने समझौते के तौर पर यूक्रेन को प्रस्ताव दिया था कि अगर वो इस इलाके को छोड़ दे तो वहां फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से कैसे काम करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया था। ट्रंप ने कहा था कि यह अनसुलझा है, लेकिन बहुत करीब पहुंच गया हूं। ये बहुत कठिन मुद्दा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को बहादुर इंसान बताया और कहा कि उनके लोग भी बहादुर हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मामला कहां से फंसा हुआ है और मैप पर स्थिति क्या बनती दिख रही है। यह है जंग से पहले की तस्वीर, फरवरी 2022 की तस्वीर, जिसमें एक क्रीमिया 2014 के बाद से ही रूस के पास है। अब यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, जिसमें इस पोर्शन में यहां तक जो है आप जो देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां तक रूसी फौज है। ये 20% का इलाका लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिला दें तो ये पूरा डोनबास का इलाका माना जाता है। रूस कह रहा है कि ये एरिया आपको छोड़ना होगा, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो 20% एरिया है वो उधर चला जाएगा। ये एरिया छोड़ने की बात हो रही है। अब जंग के बाद जो तस्वीर है वो क्या तस्वीर है? वो ये है कि अब लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन और क्रीमिया ये सब रूस के पास है। ये जो गुलाबी कलर में मैप आप देख रहे हैं वो इलाका रूस के पास जा चुका है। अब रूस कह रहा है कि अब यथास्थिति बनी रहेगी और ये इलाके यूक्रेन को छोड़ने होंगे। यूक्रेन कह रहा है कि डोनेट्स्क का वो जो सफेद 20% का इलाका है वो हम खाली नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने जीता है या हमारा दखल है वहां पर, तो वहां से वो नहीं निकलना चाहते। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आप फर्क साफ देख सकते हैं। एक बार जरा मैं आपको ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं, तब आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे यहां पर 2022 के बाद 2026 में स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और रूस का दबदबा है वो दिखता है। जरा फुल स्क्रीन पर मैप लीजिए प्लीज। थैंक यू पीसीआर।
रूस का दबदबा कैसे दिख रहा है, रूस कैसे फ्रंट फुट पर है, और क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई ये जो जंग है वो पुतिन जीत चुके हैं। पहले की स्थिति देख लीजिए, सिर्फ क्रीमिया में रूस था और जो पीला इलाका आप देख रहे हैं वहां पर संघर्ष था। लेकिन अब जो गुलाबी वाला इलाका अगस्त 2025 तक के मैप में आप देख रहे हैं वो रूसी कब्जे में, यानी रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से को कब्जे में ले लिया। लगभग 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा रखा है। डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा क्रीमिया, खेरसोन, जेपोरोजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखता है और इन छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए गए अपने इलाकों को से निकले और उन इलाकों को रूस के हिस्से में रूस के रूप में स्वीकार कर लें, यानी कि जो मैप अभी हमने आपको बताया, यानी कि यूक्रेन का नक्शा ही बदल जाएगा। पुतिन डोनेस्क के बदले एक और प्रस्ताव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यह इलाका मिल जाता है तो वो दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन और जेपोरोजिया इलाकों में अपने मोर्चे को स्थिर कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि उनकी सेना वहां नए हमले करके जमीन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगी। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि संघर्ष खत्म करने के लिए उनकी सबसे अहम शर्त यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने की अनुमति देना है। पुतिन ने कहा कि अगर उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए तो वो बाकी मुद्दों पर भी समझौता करने को तैयार हो जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई। दोनों देशों के बीच जंग की बड़ी वजह रूस का यूक्रेनी जमीन पर कब्जा है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% इलाकों पर कब्जा कर रखा है। युद्ध के कारण हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं। जून 2023 तक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए। ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के साथ कई बार बैठकें की। हाल ही में पुतिन के साथ अलास्का में बैठक हुई थी, जो 80 सालों में किसी रूसी नेता की पहली अलास्का यात्रा थी। उम्मीद तो यही है कि ये जंग खत्म होगी और दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खतरे से आगाह करते हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर देखी है? अगर देखी है तो कुछ वैसी ही आर्मी अमेरिका के पास है, और नहीं देखी है तो कहानी मैं आपको बताता हूं। अमेरिका जंग के मैदान में टर्मिनेटर स्टाइल वॉर की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने अपनी सेना को पूरी तरह से एआई पावर हाउस बनाने के लिए एक नई और आक्रामक रणनीति का ऐलान किया। इसका मकसद यह है कि चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर युद्ध में एक छत्र राज करें और पूरी दुनिया को अपनी ताकत की जद में रखें। अमेरिका युद्ध के मैदान में तकनीक के दम पर बढ़त लेने का दावा कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर DOW पेंटागन ने सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज इस्तेमाल को लेकर एक नई नीति जारी की। इसे नाम दिया गया AI एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी। पेंटागन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि अमेरिका अब निर्विवाद रूप से AI सक्षम लड़ाकू शक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी आने वाले युद्ध में फैसले तेज होंगे, ड्रोन ज्यादा स्मार्ट होंगे और दुश्मन पर तकनीक के जरिए निर्णायक बढ़त मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दावा जमीनी हकीकत पर खरा उतरता है या फिर यह शब्दों का जाल है, पेंटागन का प्रेशर है? डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इस रणनीति की भाषा जितनी चमकदार है, असल तस्वीर धुंधली हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बॉलीवुड फिल्म रोबोट वाली हालत हो जाएगी, जहां एक्टर साइंटिस्ट के किरदार में नजर आए और अपनी हूबहू इमेज वाली रोबोट बनाए, जो आने वाले समय में बेहद खतरनाक हो गया। वो पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दस्तावेज में ठोस टाइमलाइन, स्पष्ट तकनीकी क्षमताएं और युद्ध के दौरान मैदान में वास्तविक तैनाती की जानकारी बेहद सीमित है। इसी वजह से कुछ विश्लेषक AI पीकॉकिंग भी इसे कह रहे हैं, यानी AI का दिखावा, जहां असली ताकत से ज्यादा छवि और प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। AI फर्स्ट का शोर क्यों मचाया जा रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला है, आइए समझते हैं। दुनिया भर की सेनाएं AI को अपने सैन्य ढांचे में शामिल कर रही हैं। चीन से लेकर इजराइल तक AI को सैन्य ढांचे में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अमेरिका का तरीका सबसे अलग और आक्रामक है। यहाँ AI को एक सहायक तकनीक के तौर पर नहीं, बल्कि हर समस्या का रामबाण इलाज घोषित किया जा रहा है। अमेरिकी सेना को ज्यादा खतरनाक बनाने का एकमात्र रास्ता AI है। सेना को ज्यादा सक्षम और ज्यादा घातक बनाने का रास्ता है AI है। पेंटागन AI मॉडल्स पर प्रयोग बढ़ाएगा, प्रशासनिक रुकावटें हटाएगा,
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करेगा, एआई से चलने वाली विशाल सैन्य परियोजनाओं को हरी झंडी देगा। पेंटागन का दावा है कि एआई से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतर होंगे, इंटेलिजेंस एनालिसिस तेज होगा और सैनिकों के लिए जोखिम कम होगा। लेकिन विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेना पहले भी कई हाईटेक प्रोजेक्ट्स में देरी, लागत बढ़ने और तकनीकी नाकामी का सामना कर चुकी है। एआई कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही कोई युद्ध जीत लिया जाए, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल यहां नैतिकता और नियंत्रण का भी है। अगर एआई को टारगेट चुनने, हमला करने और फैसले लेने की छूट दी जाती है तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? पेंटागन की रणनीति इन असंवेदनशील सवालों पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई जानकार इसे लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि अमेरिका एआई की कमियों को नजरअंदाज कर रहा है। ये सिर्फ एआई का दिखावा है, यानी अमेरिका हकीकत से ज्यादा अपनी तकनीकी रक्षा का शोर मचा रहा है। अब ये एआई पीकॉकिंग शब्द कहां से आया? ये कॉर्पोरेट तरह का शब्द नजर आता है जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों के उस व्यवहार को दर्शाता है जिसमें वो अपनी एआई क्षमताओं और ज्ञान का दिखावा करते हैं ताकि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और तकनीकी रूप से उन्नत हो। आसान भाषा में कहें, जिस तरह पीकॉक अपने पंख फैलाकर ध्यान आकर्षित करता है, उसी तरह कर्मचारी एआई टूल के अपने थोड़े बहुत ज्ञान का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देश भी तेजी से एआई पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की रणनीति असल में विरोधियों को डराने की कोशिश भी हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि वाकई अमेरिका ने कोई एआई आर्मी बना ली हो। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दस्तावेज ज्यादा स्ट्रैटेजिक और सिग्नलिंग है और कम युद्ध के लिए तैयार रोडमैप जैसे दिखते हैं। आज चीन और इजराइल जैसे देश पहले से सैन्य कामों में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की रणनीति अलग इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह एआई फर्स्ट की सोच पर टिकी है। इसमें कहा गया है कि एआई के जरिए अमेरिकी सेना ज्यादा तेज होगी, कुशल होगी और घातक बनेगी। इसके लिए रणनीति में सेना में एआई मॉडल्स पर ज्यादा प्रयोग, एआई अपनाने में आने वाली दफ्तरशाही की रुकावटों को हटाना यानी कि लाल फीताशाही, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बड़े स्तर पर एआई पावर्ड सैन्य प्रोजेक्ट शुरू करना है। कुछ ही घंटे की अगर बात की जाए तो हथियार बनाए जा सकते हैं एआई की मदद से। एआई की मदद से खुफिया जानकारी भी हासिल की जा सकती है। लेकिन इस रणनीति की सबसे चिंताजनक बात वो परियोजना है जिसका दावा है कि एआई की मदद से खुफिया जानकारी को सालों नहीं बल्कि घंटों में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां निर्णय तेज होंगे और हमले भी तेज होंगे, लेकिन गलती की गुंजाइश होती है तो यह बहुत घातक होगा। जानकारों ने बताया कि इसका डरावना उदाहरण गाजा में दिख चुका है, जहां इजराइल की एआई आधारित टारगेटिंग प्रणालियों पर अमेरिकी नागरिकों की मौत बढ़ाने के आरोप लगते रहे। ऐसे में सिस्टम सूचना को अभूतपूर्व गति और पैमाने पर हथियार बंद फैसलों में बदल देते हैं। जहां मानवीय विवेक खत्म हो जाता है, फैसले फीलिंग से नहीं लिए जाते थे, वहां मानवता पीछे छूट जाती है। मशीन वो करेगा जिसकी परमिशन उसे मिलेगी, वहां इंसानियत मिट्टी में मिल जाएगी। आजकल एआई को अक्सर ऐसा दिखाया जाता है जिससे हर समस्या का जादुई इलाज है, लेकिन सच ये है कि इसकी कई सीमाएं हैं। एक MIT की स्टडी का हवाला दिया जाता है जिसमें कहा गया है कि 95% संगठनों को जनरेटिव एआई से निवेश के बदले कोई खास फायदा नहीं मिला। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि एआई टूल्स में कई तकनीकी कमियां होती हैं, जैसे ये लंबे समय तक चीजें सही तरह याद नहीं रख पाता, नए हालात नए संदर्भ में खुद को ठीक से ढाल नहीं पाता और समय के साथ अपने आप को बेहतर नहीं करता। ये स्टडी बिजनेस पर थी, लेकिन इससे मिलने वाली सीख साफ है, अक्सर एआई की कमियां मार्केटिंग के शोर में छिप जाती हैं। एआई कोई एक मशीन नहीं है, ये एक अलग अलग तकनीकों का एक अम्ब्रेला है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कंप्यूटर विजन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इन सब की क्षमता, उपयोग और भरोसेमंदी अलग अलग होती है, लेकिन प्रचार में ऐसा दिखाया जाता है जैसे एआई ही हर समस्या का समाधान है। अमेरिका की प्लानिंग अब मैं आपको बताता हूं। 30 लाख लोगों तक सैन्य एआई पहुंचने का प्लान है। आपको बता दें कि रणनीति का दूसरा बड़ा कदम और भी चौंकाने वाला है। ये जो अमेरिका की रणनीति है, इसमें सैन्य इस्तेमाल के लिए एआई मॉडल्स की बात कही गई। एआई मॉडल को 30 लाख नागरिक और सैन्य कर्मियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो और अलग अलग तकनीकें हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी। इससे कई सवाल उठते हैं, जैसे 30 लाख नागरिकों को सैन्य एआई सिस्टम की जरूरत क्यों होगी?
इतनी बड़ी संख्या में तकनीक फैसले लेने से लीक या गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ेगा? और क्या इससे सैन्य क्षमता का हिस्सा आम लोगों तक पहुंच जाएगा? रणनीति इन सवालों का साफ जवाब नहीं देती। आलोचकों का मानना है कि रक्षा विभाग की रणनीति असली तकनीक रोड मैप से ज्यादा दिखावा नजर आती है। यानी एआई को हर समस्या का हल बताना पीछे के डर को उजागर करता है। लेकिन युद्ध में एआई की अगर छोटी सी गलती हुई, अगर एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, अगर सिस्टम गलत लक्ष्य पहचान ले, गलत डेटा इंटरप्रेट कर ले, रॉन्ग जानकारी दे, तो फिर इसका नुकसान कितना बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत में इन दिनों आपने मौसम को बदलते हुए देखा होगा, खासकर नॉर्थ इंडिया में, पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। लेकिन मौसम ने खतरनाक रुख कहां दिखाया पता है आपको? अमेरिका और रूस में। जहां भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं अमेरिका में बर्फीला तूफान आ गया है, जिसे हिमयुग भी कहा जा रहा है। शुक्रवार से ही अमेरिका में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के आधे से ज्यादा हिस्से में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बर्फबारी, ओलावृष्टि, जमाने वाली बारिश और रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है और इस तूफान का असर किसी बड़े चक्रवात से कम नहीं होगा। करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फ और बर्फीली बारिश की चेतावनी के दायरे में हैं, जबकि 21 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक ठंड को लेकर अलर्ट पर हैं। टेक्सास के कई हिस्सों में जमाने वाली बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे सड़कों पर फिसलन है और ड्राइवर्स को, सड़क पर चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओक्लाहोमा, अकांसस और मिसिसिपी घाटी होते हुए ये तूफान अब पूर्वोत्तर अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। वहां वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क, बोस्टन तक करीब 1 फुट बर्फ गिरने की संभावना जताई गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि दक्षिणी मैदानी इलाकों और दक्षिण पूर्वी राज्यों में बर्फ और जमती बारिश से लंबे समय तक बिजली गुल होने, पेड़ों और बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। कितना नुकसान हुआ है अमेरिका के हिमयुग से, ये जल्दी से देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। सीधा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अब तक 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा हजारों उड़ानों में देरी हुई है। डलास, शिकागो, अटलांटा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा असर है। डेल्टा एयरलाइंस सहित कई विमान कंपनियों ने यात्रियों को अपनी उड़ान की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। संघीय विमान प्रशासन यानी कि FAA ने चेतावनी दी है कि कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। अमेरिका में बर्फीला तूफान जो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, इससे 18 करोड़ अमेरिकियों पर बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 5-6 मिनट के लिए घर से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। तूफान के कारण ठंड बहुत ज्यादा है और खतरनाक हवाएं चलने की उम्मीद है, जो कुछ इलाकों में 1 हफ्ते तक भी रह सकती है। अपर मिडवेस्ट के कुछ हिस्सों में पहले से ही हवा की ठंडक महसूस हो रही है। अनुमान है कि इससे तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी कड़ाके की ठंड है जो कुछ ही मिनटों में इंसान को फ्रॉस्ट बाइट का शिकार बना सकती है और कुछ ही मिनटों में जान भी जा सकती है। सर्दियों में आए तूफान से पहले प्रभावित अमेरिकी लोग आवश्यक वस्तुओं की जमकर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान के कारण हो रही खरीदारी से मिसिसिपी, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी जैसे कई किराना स्टोरों में, वहां पर इन इलाकों में जो किराना स्टोर हैं, वहां सामान भी खत्म हो गए हैं। इससे पानी, दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं भी मिलनी बंद हो गई हैं। इसके भी क्राइसिस हो गए हैं। किन किन राज्यों में दिक्कत है अमेरिका में, आपको जल्दी से बता देते हैं। कहां ये बर्फीला तूफान बर्फिस्तान बना हुआ है, हिमयुग की स्थिति की जा रही है। 15 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, जिसमें अलाबामा है, मिसौरी है, अकांसस है, न्यूयॉर्क है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, कैंसस है, साउथ कैरोलिना है, केंटकी है, टेनेसी है, लुजियाना है, टेक्सास, मैरीलैंड, मिसिसिपी और वर्जीनिया में हालात खराब है। ये वो इलाके हैं जहां पर भयंकर बर्फबारी हो रही है और तापमान बुरी तरीके से गिर चुका है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर भी बड़े पैमाने पर बंद करने पड़े हैं। शिकागो और मिडवेस्ट के कई शहरों में
स्कूलों ने क्लासेस भी रद्द कर दी, जबकि पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर ने सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों को परिसर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे दी है। चर्च और सामुदायिक संगठनों ने प्रार्थनाएं ऑनलाइन आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। वहीं लुजियाना में कार्निवल परेड्स को रद्द कर दिया गया है। जिस हिसाब से ठंड और बर्फीला तूफान अमेरिका में है, उसने स्थिति को गंभीर बना दिया है। नॉर्थ डकोटा के बिस्मार्क में तापमान और हवा के असर से महसूस होने वाली ठंड -41 डिग्री तक पहुंच गई है। जैसे कि ठंड होती है अंटार्कटिक और आर्कटिक में -50 डिग्री, -60 डिग्री, वैसी हालत अमेरिका में दिख रहे हैं। 10 मिनट में ही फ्रॉस्टबाइट होने का खतरा जारी कर दिया गया है। कनाडा से आए इस ठंडे हवा के प्रवाह ने पूरे मिडवेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। मिनेसोटा के इलाके में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, जबकि मिशिगन के डिट्रॉयट में बेघर लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर खोले जा रहे हैं। अमेरिका के प्रमुख शहरों में आज कहां कितना तापमान है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। मिनियोपोलिस मिनेसोटा में -26 डिग्री है। शिकागो इलिनॉय में -22 डिग्री से -13 डिग्री। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 14 से 18 डिग्री। ह्यूस्टन टेक्सास में 1 से 5 डिग्री। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार यानी कि ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट ने लगभग 30 राहत और बचाव दलों को स्टैंड बाय पर रखा है। तूफान प्रभावित इलाकों में 70 लाख से ज्यादा भोजन पैकेट भेजे गए। 6 लाख कंबल और 300 जनरेटर पहले से पहुंचा दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनकी सरकार राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और पूरी तरीके से अलर्ट पर है। स्थानीय प्रशासन भी नागरिकों से घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। कनेक्टिकट के गवर्नर ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है और जरूरी सामान पहले से जुटा लेने को कहा है। अटलांटा में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जहां प्लम्बर और आपात सेवाएं पाइपलाइन फटने से और हीटिंग सिस्टम खराब होने की आशंका भी देखी जा रही है। तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी है। इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अलर्ट पर हैं। बर्फ की मोटी परत पेड़ और बिजली लाइनों पर सैकड़ों पाउंड का वजन डाल सकते हैं, जिससे वो टूट कर गिर सकती है। टेक्सास से वर्जीनिया में कम से कम 11 राज्यों में अधिकांश घर बिजली से गर्म किए जाते हैं। ऐसे में लंबे समय तक बिजली गुल होने का खतरा भी है। 5 साल पहले टेक्सास में आई भीषण ठंड के दौरान बिजली ग्रिड फेल हो गया था, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस बार टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने भरोसा दिया है कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाएगी। हजारों अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। अब ये तो बात रही अमेरिका की। अब आप जल्दी से रूस की स्थिति भी देख लीजिए। अब आपको रूस की तस्वीरें दिखाते हैं। यह है रूस में बर्फ की सुनामी। कामचाटका प्रायद्वीप में सर्दियों में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई। स्थानीय लोग इसे बर्फ वाला प्रलय कह रहे हैं, बर्फीला प्रलय कह रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। सड़कें, कारें सब इस बर्फ में दब गई। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी और ये रूस के कामचाटका प्रायद्वीप की तस्वीर है। ये तो कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई बहुमंजिला इमारतें भी बर्फ में दब गई। जी हां, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बर्फ के नीचे दबी हुई। 10 मंजिला, 12 मंजिला, 15 मंजिला। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये घरों के ऊपर जो 10-10 मंजिला घर हैं वो भी पूरी तरीके से बर्फ में डूब गए हैं। इसे शहर को पहचाना नहीं जा पा रहा है। हर तरफ सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं। स्थानीय इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि कामचाटका प्रायद्वीप में दशकों की सबसे ज्यादा बर्फबारी के बाद छत से गिरी बर्फ के नीचे दबकर 60 साल के 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के ये देखिए तस्वीर, ये जो बर्फ का तूफान कहां तक आपको नजर आ रहा है। जो बर्फ जमी है, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स इस बर्फ के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। रूस की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कामचाटका में पिछले कुछ दिनों में जितनी बर्फ गिरी है वो 30 से ज्यादा साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। कई जगह ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीला तूफान दशकों में सबसे भारी तूफान में से एक है। कई जिलों में बर्फ की गहराई कई मीटर तक नापी गई। इतनी बर्फ 1970 के दशक की शुरुआत से नहीं देखी गई थी और कई
दिनों तक लगातार बर्फबारी होती है। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।